अडानी ग्रुप ने जब से एनडीटीवी में पैसा लगाकर उसे कब्जाया है, तब से भारत में मिनिस्ट्री मीडिया की विविधता का अंत हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था का, जो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति को सबसे गंभीर श्रेणी वेरी सीरियस की कैटेगरी में रखता है। ये वही श्रेणी है जिसमें बांग्लादेश 149वें नंबर पर, पाकिस्तान 158 और श्रीलंका जैसे देश 139वें नंबर पर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल और मालदीव जैसे छोटे पड़ोसी देश भी इससे बेहतर श्रेणी में आते हैं, जबकि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025 में भारत की मीडिया का स्थान 151वां है। आरएसएफ की ये रिपोर्ट बताती है कि अब मीडिया पर सरकार से नजदीकी रखने वाले कारोबारी घराने अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है, भारत की मीडिया 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से अनऑफिशियल इमरजेंसी की स्थिति में चली गई है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बीजेपी और देश के बड़े मीडिया मालिकों के बीच एक गहरी पार्टनरशिप तैयार की। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा इसका असर पड़ा। रिपोर्ट में दो बड़े उद्योगपतियों का जिक्र भी है। मुकेश अंबानी, जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, 70 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के मालिक हैं, जिनकी पहुंच करीब 80 करोड़ भारतीयों तक है। दूसरा, गौतम अडानी द्वारा एनडीटीवी का अधिग्रहण, जिसे एक समय स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक माना जाता था। रिपोर्ट कहती है कि अब की मीडिया व्यवस्था में सत्ता के खिलाफ सवाल उठाना लगभग नामुमकिन हो गया है और आलोचना करने वाले, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हाशिए पर जा चुके हैं। और बताओ, अब तो रिपोर्ट भी कह रही है कि हाल के सालों में भारत में एक नई मीडिया श्रेणी उभरी है, जिसे आम जनता ने नाम दिया है गोदी मीडिया। इसका मतलब है ऐसी मीडिया या ऐसे मीडिया चैनल्स जो सत्ता की गोद में बैठकर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये मीडिया चैनल? पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक खलबली है। पाकिस्तान में ऐसी घबराहट है कि आटम बॉम्ब चिल्लाने पर मजबूर है वो। आतंक परस्त पाकिस्तान का हलक डर की वजह से सूखता चला जा रहा है। ये मीडिया लोकप्रियता की आड़ में भाजपा का प्रचार करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हुए प्रधानमंत्री केवल उन्हीं पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं जो उनकी आलोचना नहीं करते। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें बीजेपी समर्थक ट्रोल्स द्वारा ऑनलाइन टारगेट कर लेते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, धमकी देते हैं और बदनाम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि विपक्षी दल भी पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। और मोदी सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे कानून भी लागू किए हैं जिनसे मीडिया पर सीधा नियंत्रण संभव हो गया है, जैसे 2023 का टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 का ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट और 2023 का ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इन कानूनों के जरिए सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वो यह तय कर सके कि कौन सी खबर दिखाई जाएगी, किसे चुप कराया जाएगा, किसके डेटा पर निगरानी रखी जाएगी। जैसे कि यूट्यूब का एक चैनल 4PM कुछ ही दिनों पहले ब्लॉक हुआ। आज के एपिसोड में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के आंकड़ों को सामने लाएंगे, पड़ोसी देशों से तुलना करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है आज पत्रकारिता की। नमस्कार, मॉलिटिक्स पर आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेरा नाम है हेमंत। भारत जैसे लोकतंत्र में जब सत्ता प्रेस को नियंत्रित करने लगे और मीडिया सरकार का भोंपू बन जाए, तो जनता के पास सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बंद होने लगता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जैसे ही पहला अखबार छपना शुरू हुआ, वैसे ही प्रेस की आजादी को दबाने की कोशिशें भी शुरू हो गई थीं। भारत में सबसे पहला अखबार बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में शुरू किया था। इस अखबार में ब्रिटेन और यूरोप के कुछ पुराने लेख छपते थे, जिनमें भारत में अंग्रेज अफसरों की भ्रष्टाचार भरी हरकतें बताई जाती थीं। हिक्की ने अपने अखबार के जरिए गवर्नर जनरल, जज और चर्च के बड़े बड़े अधिकारियों की आलोचना भी की। जब उन्होंने गवर्नर जनरल की पत्नी से जुड़ी एक खबर छाप दी, तो ब्रिटिश सरकार ने नाराज होकर उन्हें जेल भेज दिया। हिक्की ने जेल से भी अखबार छापना बंद नहीं किया, तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें भारत से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया। यही भारत में प्रेस की आजादी की पहली लड़ाई थी। इसके बाद और भी पत्रिकाओं पर सख्ती की गई। किसी भी देश में नागरिकों को पूरी तरह आजादी नहीं दी जा सकती। देश के भले के लिए कुछ अधिकारों पर रोक जरूरी होती है। राजद्रोह ऐसा ही एक कानून है जो पत्रकारों की आजादी को सीमित करता है। इसका मतलब है ऐसा काम या बात जो सरकार के खिलाफ लोगों में नफरत या गुस्सा भड़का दे या लोगों को बगावत के लिए उकसा दे।
ये देशद्रोह जैसा ही होता है जहां कोई अपने ही देश में धोखा करता है। राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल अक्सर बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को दबाने के लिए किया जाता है। भारत में आज भी प्रेस की आजादी के लिए राजद्रोह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसा ही कुछ आरएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। भारत सरकार और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ के बीच प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो टकराव है वो सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग का मामला नहीं है। ये उस लोकतांत्रिक मानसिकता का आईना है जो आलोचना से परहेज करने लगी है। आरएसएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से अब तक एक पत्रकार की हत्या हो चुकी है और 3 पत्रकार जेल में बंद हैं। 3 मई 2025 को जब दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तब उससे ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई को आरएसएफ ने सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया। ये रिपोर्ट 180 देशों में पत्रकारिता की आजादी की स्थिति को आंकती है। इस लिस्ट में नॉर्वे एक बार फिर पहले नंबर पर रहा, जबकि तानाशाही झेल रहे एरिट्रिया को सबसे निचला स्थान मिला और भारत 151 पर। एक और खौफनाक आंकड़ा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स CPJ ने भी पेश किया, जिसके अनुसार साल 2024 में दुनिया भर में कुल 103 पत्रकारों की हत्या हुई और 2025 की शुरुआत भी डरावनी रही है। अप्रैल तक ही दुनिया भर में 15 पत्रकार मारे जा चुके हैं। दुनिया जिस तेजी से तानाशाही की तरफ झुक रही है, वहां मीडिया वो जमीन बन गई है जहां राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। किस देश में कितनी आजादी है, इसका अंदाजा अब वहां की मीडिया की हालत से लगाया जा सकता है। यानी प्रेस की आजादी अब किसी देश की लोकतांत्रिक सेहत का पैमाना बन चुकी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को पहली बार दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी थी। यह फैसला यूनेस्को की जर्नल कॉन्फ्रेंस की एक सिफारिश के बाद लिया गया। इस खास दिन के लिए 3 मई की तारीख चुनी गई, क्योंकि यही वो दिन था जब 1992 में नामीबिया के विंडहोक शहर में यूनेस्को के एक सेमिनार के दौरान विंडहोक डिक्लेरेशन जारी की गई थी। यह घोषणा स्वतंत्र, प्लूरलिस्टिक, बहुलतावादी और स्वतंत्र प्रेस के महत्व को रेखांकित करती है। इसमें अफ्रीकी पत्रकारों ने स्वतंत्र प्रेस की जरूरत पर जोर देते हुए मांग की कि सरकारें और समाज प्रेस की आजादी की रक्षा करें। 3 मुख्य बातें कही गई। स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जो प्रेस की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में मदद करती है। सरकार प्रेस में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि पत्रकारों को धमकाना, सेंसर करना या जबरन चुप कराना लोकतंत्र के खिलाफ है। और तीसरा, प्रेस को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए समर्थन मिले, ताकि वे सरकार या कॉरपोरेट दबाव से बच सकें। 1997 से 3 मई के दिन एक और अहम परंपरा जुड़ गई थी, जो थी यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की घोषणा। यह सम्मान कोलंबिया के अखबार EI एस्पेक्टाडोर के संस्थापक गिलेर्मो कैनो ई साजा के नाम पर रखा गया, जिन्हें 17 दिसंबर 1986 को उनके अखबार के दफ्तर के सामने गोली मार दी गई थी। बात करें आरएसएफ की, तो 2002 से आरएसएफ हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, जो दुनिया भर में मीडिया की जमीनी हालात को समझाने की एक कोशिश करता है। इस साल की रिपोर्ट में नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड टॉप पर रहे। नॉर्वे की बात करें तो वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के सूचना के अधिकार को न केवल संविधान बल्कि अलग अलग कानूनों के जरिए भी सुरक्षा मिली हुई है। साथ ही अखबारों पर वैट टैक्स नहीं लगता, जिससे मीडिया को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिलती है। साथ ही मीडिया में एकाधिकार न हो, इसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग सक्रिय रहता है, ताकि विविधता और निष्पक्षता बनी रहे। सामान्य तौर पर देखा जाए तो उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के देश आरएसएफ की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि भारत जैसे देश कभी 2000 के नोट में चिप तलाश करते हैं तो कभी ऐसे ढोंग। स्टॉप, एकदम जैसे सपोर्ट दिखा रहे हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं, जैसे आप हाथ चारों तरफ घुमा रहे थे, यही चीज वो भी कर रहे हैं। और हवा में नारियल है अभी, और ये जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं और ऊपर उठ रहा है नारियल। भारत और इसके पड़ोसी देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर भी संकट गहरा रहा है। पत्रकारों पर हिंसा, मीडिया का मालिकाना हक कुछ ही हाथों में सिमट जाना और बढ़ती हुई राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी समस्याओं के कारण भारत को 151वीं रैंक मिली है। आरएसएफ यह भी बताता है कि गोदी मीडिया का बढ़ता प्रभाव सरकारी अधिकारियों और प्रधानमंत्री तक मीडिया की पहुंच का चयनात्मक होना, जैसे फला चैनल ही पीएम का इंटरव्यू ले सकता है और सरकार की आलोचना पर बदला लिया जाता है, ये सब मीडिया की स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान में आता है कि भारतीय मीडिया मुख्य रूप से एडवर्टीजमेंट से आने वाले पैसे पर निर्भर है, जो मुख्य रूप से भारतीय सरकार से ही आता है। नेपाल भारत के पड़ोसियों में एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 अंक में रैंक हासिल की है, यानी 90वें स्थान पर रहा है, जबकि 2024 में वो 74वें स्थान पर था। भारत की स्थिति नेपाल से भी ज्यादा खराब है।
भारत में जबकि लोग फर्जी खबरों और गलत सूचना को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन उनकी ये चिंता मीडिया स्वतंत्रता के प्रति नहीं होती कभी। 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में से 159वां स्थान मिला था, जबकि भारत 2023 से लगातार 100 से नीचे ही रैंक करता आया है। लेकिन हाल के सालों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है, गिरावट आई है। फर्जी खबरों को हथियार बनाना शुरू कर दिया गया है। झूठ तो तेजी से फैलता ही है। आजकल के डिजिटल युग में एक क्लिक पर जानकारी मिल जाती है, लेकिन सूचना झूठी और अधूरी भी हो सकती है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 90 करोड़ के करीब पहुंच रही है। भारत की राजनीतिक और सामाजिक विविधता की वजह से झूठी खबरें यहां आसानी से फैल जाती हैं। ये खबरें चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और समाज को बांटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर अर्थव्यवस्था और दुनिया के साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। ऊपर से लोगों का पारंपरिक मीडिया जैसे अखबार और न्यूज चैनल, इन पर से भरोसा कम होता जा रहा है। इसी खाली जगह को राजनीतिक दल और दूसरे गुट अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लोग मुख्यधारा की मीडिया यानी कि मेनस्ट्रीम मीडिया से मुंह मोड़ लेते हैं तो वे सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। ऐसे में जो भी जानकारी दोस्त से या किसी परिवार के किसी व्यक्ति से मिल जाती है, लोग उसे बिना देखे बिना जांचे परखे उसको शेयर करने लग जाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तकनीकी ओलिगार्की यानी चंद टेक कंपनियों के जरिए लोगों पर बढ़ते कंट्रोल की चेतावनी दी थी, वो अब हकीकत बनती दिख रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन से जुड़े लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। 20 जनवरी 2023 को सरकार ने आईटी नियम 2021 के आपातकालीन अधिकारों और आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत आदेश जारी करते हुए ट्विटर और यूट्यूब से कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक करें और इसे दोबारा अपलोड होने से भी रोकें। चिंता इस बात की भी है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार को इस तरह दबाया जा सकता है? कमेंट करके बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।